यस। आ जाइए बेटा, सारे जने आ जाइए। आज हम ये अपना चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे और यहीं तक का ही आपको यूटी में आएगा। यूटी में मैंने 5 चैप्टर्स डाले हैं, उसका भी सिलेबस आपको कल पोस्ट कर दिया था। और इन 5 चैप्टर्स में से डिटेल में आएगा एग्जाम में। तो बेटा अच्छी तरह से करने, इसीलिए कम डाले हैं चैप्टर्स। ये ना हो कि इस बार जैसे यूटी में बहुत गंदा, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था, ऐसा परफॉर्मेंस अब प्री बोर्ड में मेरे को नहीं चाहिए। यूटी तक का तो चला था कि आपका, कुछ बच्चे कहते थे हमारा नेटवर्क नहीं है, फोन नहीं है, तो अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पे ये दे देते थे। लेकिन प्री बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, फिक्स टाइम है आपका 7:30 से 9 बजे तक। उसके बीच में जो बच्चा सबमिट कर देगा उसी के ही मार्क्स लगेंगे, जो नहीं कर पाया है, लेट हो गया, तो एब्सेंट मार्क हो जाएगा। तो ये चीज जरूर आपने अपने माइंड में रखनी है। पहले से ही अपना फोन अवेलेबल कर लो, नहीं है तो प्री बोर्ड में एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, नेटवर्क अपना चेक कर, सब कुछ आपने देख दाख के प्री बोर्ड में बिल्कुल सही टाइम पे आपका सबमिशन होना चाहिए। 40 मार्क्स का आएगा प्री बोर्ड, और 5 चैप्टर्स बायो में आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का आपको बाकी के सब्जेक्ट टीचर्स बता देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसके हमने 4 स्टेप्स पढ़ लिए थे टिल पीसीआर तक। ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हम पीसीआर के थ्रू करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू करते हैं, वहां तक का हमने लास्ट लेक्चर्स तक कर लिया था। जो इसके बाकी के स्टेप्स हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और उन्हीं स्टेप्स के अंदर ही आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बायोरिएक्टर्स। तो हम इन स्टेप्स के अंदर ही पढ़ लेंगे, अलग से नहीं उसको पढ़ेंगे। एग्जाम में हालांकि वो अलग से 3 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है। तो पीसीआर के बाद बेटा जो हमारा 5th स्टेप है वो है लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। जो वेक्टर था उसके अंदर जो हम डिजायर्ड जीन चाहते हैं इनकॉर्पोरेट करना, उसको उसके साथ जोड़ेंगे। वेक्टर के डीएनए के साथ डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए के जुड़ना, जुड़ जाता है जब, तब जो रिजल्टेंट डीएनए बनता है उसको हम कहते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होता क्या है, हम वेक्टर और डीएनए इंसर्ट मतलब जिस जीन को हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं होस्ट के अंदर, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को अलग अलग से काटना पड़ेगा सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। वी हैव टू कट बोथ वेक्टर as well as the DNA insert with the same restriction endonuclease enzyme। सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि जो दोनों है इन दोनों पे सेम स्टिकी एंड्स बन पाए। ठीक है। सेम तरीके के स्टिकी एंड्स बनेंगे ताकि उनको जोड़ने में हमें ईज रहे। जोड़ेंगे किसकी हेल्प से, मॉलिक्यूलर ग्लू की हेल्प से। मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है, एक एंजाइम है, कौन सा, डीएनए लाइगेज। ठीक है। इस स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने वेक्टर को भी रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम से काटना है, डीएनए इंसर्ट को भी कट करना है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं दोनों केस में सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों, बिकॉज वो जो स्टिकी एंड्स बनाएगा, जो हैंगिंग सेगमेंट्स बनाएगा, वो सेम होने चाहिए। सेम होंगे तभी वो आपस में जुड़ पाएंगे। जुड़ेंगे किसकी हेल्प से, अगेन एन एंजाइम, कौन सा, डीएनए लाइगेज विच इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू। इसकी हेल्प से ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जब ये दोनों वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट आपस में जुड़ जाएंगे तब जो डीएनए बनेगा हम उसका नेम चेंज कर देंगे, एक सिंगल टर्म दे देंगे उसको। टेक्निकली क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है हाइब्रिड, दो चीजों का बना हुआ। ठीक है। इससे बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट। अब जिस होस्ट के अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम चाहते हैं कि डिजायर्ड प्रोडक्ट बने, ये हम सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बने होस्ट के अंदर, चाहे वो एंजाइम की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोटीन्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर बनना चाहिए। तो हम चाहते हैं जो हमने आरडीएनए बनाया है, अब ये होस्ट के अंदर इसको डालना चाहते हैं, इसको इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके भी डिफरेंट मेथड्स। अब होस्ट अपने आप तो उस आरडीएनए को अपने अंदर खींच नहीं लेगा। ठीक है। होस्ट को सबसे पहले हमें कंपीटेंट बनाना पड़ता है। कंपीटेंट का मतलब है
so that it could easily take up the foreign DNA. जो फॉरेन डीएनए है, जो आर डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको होस्ट इजिली एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए सबसे पहले हमें होस्ट को कंपीटेंट बनाना पड़ता है। प्लांट सेल्स के अंदर ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज प्लांट सेल्स के के बाहर सेल वॉल होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो पोर्स जनरेट करनी पड़ती हैं सेल के ऊपर। पोर्स जनरेट करेंगे तो उन पोर्स के थ्रू जो है आरडीएनए वो एंटर हो जाता है न्यूक्लियस। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। बेसिकली दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, केमिकल मेथड्स एंड फिजिकल मेथड्स। तो वन बाय वन दोनों कैटेगरीज को हम डिस्कस करते हैं। ये अलग से भी 3 मार्क्स में आ सकता है कंपीटेंट होस्ट के नेम से। हाउ टू मेक द होस्ट कंपीटेंट, या सिर्फ केमिकल मेथड आपसे पूछ सकते हैं, या जो फिजिकल मेथड उसकी कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक टाइप उसकी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डिस्कस करते हैं केमिकल मेथड, हाउ होस्ट इज मेड कंपीटेंट थ्रू अ केमिकल मेथड। इसके नेम से पता चल रहा है कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो होस्ट है उसकी वॉल है या उसकी जो मेम्ब्रेन है उस पे टेम्पररी पोर्स जनरेट हो जाए। जब टेम्पररी पोर्स जनरेट हो जाएंगे तो उन पोर्स के थ्रू जो आरडीएनए है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यूज क्या करते हैं हम, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से डाई वैलेंट कैटायंस बनते हैं। ठीक है, मोस्टली कैल्शियम आयंस का ही हम इस्तेमाल करते हैं। कैटायंस जो बनते हैं, इसके बाद दी जाती है इनको हीट शॉक ट्रीटमेंट। इसमें क्या किया जाता है, हीट शॉक ट्रीटमेंट नेम से पता चल रहा है, हीट शॉक। सबसे पहले तो इनको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, दोनों को, होस्ट को भी और आरडीएनए को भी। ज्यादातर 42 डिग्री सेल्सियस पे ही इस्तेमाल किया जाता है। 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, इनका इंक्यूबेशन किया जाता है। फिर इन दोनों को आइस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए कहते हैं शॉक, हीट शॉक, गरम सर्द गरम सर्द। ठीक है, हीट हीट कितने पे करेंगे, इंक्यूबेट कितने पे करेंगे, 42 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए आइस पे रख देंगे, जिसकी वजह से, शॉक की वजह से क्या होगा, पोर्स जनरेट हो जाएंगी। और जब वो पोर्स जनरेट होंगी तो आरडीएनए होस्ट के अंदर एंटर हो जाएगा इजिली। इन दिस वे द होस्ट कैन टेक अप द आरडीएनए। ठीक है, तो इस पूरे मेथड को हम कहते हैं केमिकल मेथड, बिकॉज केमिकल्स आर यूज टू जनरेट टेम्पररी पोर्स इनसाइड द होस्ट सो दैट द होस्ट कैन इजिली टेक अप द आरडीएनए। ये था केमिकल मेथड। नेक्स्ट फिजिकल मेथड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिकल मेथड है इट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें से ज्यादा बार रेपिटेशन में आए हैं क्वेश्चंस। फिजिकल मेथड के नेम से पता चलता है क्या करते हैं हम, कुछ फिजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, टेम्पररी पोर जनरेट करेंगे होस्ट के अंदर सो दैट इट कुड इजिली टेक अप द आरडीएनए। डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड जो हम स्टडी करेंगे वो है माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन का आपको पता है, ठीक है। अब साथ में टर्म लग गई है माइक्रो। माइक्रो का भी मीनिंग आपको पता है, जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो। ठीक है, तो हमने इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है जिसका साइज बहुत छोटा होता है। बेसिकली माइक्रो पिपेट्स यूज होती हैं माइक्रो इंजेक्शन के रूप में। माइक्रो पिपेट्स में हम भर देते हैं आरडीएनए को और इंजेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली इसको इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट के अंदर। ठीक है, तो थ्रू इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, आरडीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल। दूसरा मेथड है बेटा जीन गन मेथड। अच्छा, पहले इसकी पिक देख लीजिए, जो आपका माइक्रो इंजेक्शन है किस तरह का होता है। ये देखिए, माइक्रोपिपेट्स का, माइक्रो इंजेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, इसको फिल कर लेंगे हम डिजायर्ड आरडीएनए से और डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे होस्ट के अंदर। ठीक है, एक और के थ्रू आपको और क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल किया। जो नेक्स्ट मेथड बेटा जीन गन मेथड, उसको बायोलिस्टिक टेक्निक भी कहते हैं, वो भी आप देख लीजिए। इस टेक्निक को, ये जीन गन मेथड है, इसे हम बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे।
इसमें होता क्या है, गैस का एक चेम्बर होता है जिसमें जो इनर्ट गैस है जैसे कि हीलियम उसको फिल कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक चेम्बर होता है जहां पे भी इनर्ट पार्टिकल्स लिए जाते हैं, मोस्टली गोल्ड के होंगे, पैलेडियम, रोडियम, इस तरह के मेटल के बहुत माइक्रो पार्टिकल्स को लिया जाता है और उन पार्टिकल्स के अराउंड हम आरडीएनए को कोट कर देते हैं। दोज पार्टिकल्स आर कोटेड अराउंड बाय आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कोटिंग उनके बाहर कर देते हैं। अब क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर में जो ये गैस है ये इनके ऊपर गिरेगी, माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर गिरेगी। माइक्रो पार्टिकल्स यहां से डिटैच हो जाएंगे और इस टॉपिंग प्लेट के थ्रू होते हुए जो हमारा यहाँ होस्ट सेल है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है। हम हाईली प्रेशराइज्ड गैस को यूज कर रहे हैं किसके लिए, ताकि ये बुलेट्स का इस्तेमाल करे। बुलेट्स हमने कौन से लिए यहाँ पे, हमने मेटल की बुलेट्स ली हैं। कौन से मेटल्स, इनर्ट मेटल जैसे कि गोल्ड, पैलेडियम, रोडियम। और इन बुलेट्स के अराउंड क्या है, इन बुलेट्स के अराउंड कोटिंग है आरडीएनए की। हाई प्रेशर से ये बुलेट्स स्टॉपिंग प्लेट के थ्रू होते हुए होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि हाई प्रेशर से हैं तो छोटी छोटी सी पोर्स बन जाएंगी और डायरेक्टली टारगेट सेल के अंदर ही एंटर हो जाएंगी और जो आरडीएन है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट सेल के अंदर। थर्ड मेथड बेटा ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोरेशन बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। हम बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं होस्ट सेल में और उसके अराउंड होता है आरडीएनए। जब हम थोड़े टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो टेम्पररी, यहां देख रहे हैं, टेम्पररी पोर्स डिवेलप हो जाती हैं होस्ट सेल पे। ठीक है। टेम्पररी जब पोर्स डिवेलप होंगी तो जो आरडीएनए है इन पोर्स के थ्रू होता हुआ होस्ट के अंदर दाखिल हो जाएगा और कुछ टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि ये टेम्पररी पोर्स हैं, फिर से अपने आप को रीयूनाइट कर लेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करें टू जनरेट टेम्पररी पोर्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट, देन द टेक्निक इज नोन एज ट्रांसपोरेशन। ठीक है, ट्रांसपोरेशन। लास्ट टेक्निक जो हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी की थी वो थी डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। पैथोजन्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का इस्तेमाल किया था, ऐसे पैथोजन वेक्टर्स का इस्तेमाल करना जो कि प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है। डिसआर्म्ड का मतलब है कि वो जीन जो उनके अंदर डिजीज कॉज करती है उस जीन को हम डीएक्टिवेट कर दें, कि ये पैथोजन अटैक तो करेगा अपने होस्ट के ऊपर लेकिन उसको डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। इस चीज को कहते हैं डिसआर्म्ड। ठीक है। वो जीन जो कि डिजीज कॉजिंग है उसको हम हटा देंगे, या तो डिटैच कर देंगे या उसको डीएक्टिवेट कर देंगे और जो डिजायर्ड हमारा आरडीएनए है उसको अटैच करवा के हम होस्ट के अंदर एंट्री करवा देंगे थ्रू पैथोजेंस। ठीक है। तो ये जो स्टेप था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट को कंपीटेंट बनाते हैं। कंपीटेंट का मतलब है कि वो इजिली जो फॉरेन डीएनए है उसको एक्सेप्ट कर पाए। दो मेथड्स के थ्रू करते हैं, केमिकल एंड फिजिकल। केमिकल मेथड्स में हम डाइवैलेंट कैटायंस का इस्तेमाल करते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। पहले 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, फिर कुछ सेकंड्स के लिए आइस पे रखेंगे। इस शॉक ट्रीटमेंट की वजह से टेम्पररी पोर्स जनरेट हो जाएंगी जो कि इजिली आरडीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करेंगे। फिजिकल मेथड्स के अंदर हमने 4 मेथड पढ़े जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही 4 मेथड्स अभी तक रिपीट में आए हैं आपके 10 ईयर में। माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें हम बहुत छोटे साइज के माइक्रो इंजेक्शंस का, माइक्रोपिपेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि डायरेक्टली जो आपका आरडीएनए होस्ट के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। जीन गन मेथड में हम प्रेशराइज्ड इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं और बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बुलेट्स मेटल की बनी होती हैं, मेटल भी इनर्ट मेटल होता है और उसके अराउंड आरडीएनए की कोटिंग कर देते हैं और वो डायरेक्टली पास ऑन हो जाता है होस्ट सेल के अंदर। ट्रांसपोरेशन वाली टेक्निक हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए और टेम्पररी पोर्स जनरेट हो जाती हैं होस्ट में। उन पोर्स के थ्रू हम आरडीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट के अंदर।
डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स में भी हम उन पैथोजेंस का इस्तेमाल करते हैं जो होस्ट के ऊपर डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन हम इस केस में जो डिजीज कॉजिंग जीन है या तो उसको डिटैच कर देंगे या डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल्स एट लार्ज स्केल। अब होस्ट के अंदर डिजायर्ड आरडीएनए चला गया है, वो आरडीएनए का नंबर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करें, कल्चरिंग का मतलब होता है टू इंक्रीज द नंबर। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर हमें स्मॉल स्केल पे नंबर इंक्रीज करना है, जैसे हम स्टडी पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, तो हम अपनी लैब्स में ही कर लेंगे। ठीक है, जो लैब्स हैं न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे पेट्री प्लेट्स के अंदर, लैमिनार एयर फ्लो में रखेंगे और बाकी का प्रोसेस करेंगे इन द लैब्स। ये है स्मॉल स्केल, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे कैसे हम जो हमारे होस्ट सेल्स हैं जिनके अंदर की आरडीएनए है उसको उनका नंबर मल्टीप्लाई करें, तो इन दैट केस वी यूज बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स की क्या खासियत है, बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, 100 से 1000 लीटर्स की कैपेसिटी होती है इनकी। क्या खासियत है इनकी, मेटल की बनी होती है। दूसरी खासियत क्या है, इनके अंदर हम ऑप्टिमम कंडीशंस को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट लेवल, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये सारी चीजों को हम इनके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ बायोरिएक्टर्स ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन जो बायोरिएक्टर है वो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये मैं अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगी इसकी। सबसे कॉमन कौन सा, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर होता है एक एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर सिस्टम का मतलब है जो कंटिन्यूसली स्टरिंग करता है, रोटेट करता है सैंपल को, सबस्ट्रेट को कंटिन्यूसली एजिटेट करेगा। एजिटेट का मतलब है हिलाएगा। ठीक है, दूसरा इसका फीचर क्या है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, इट हैज ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। बायोरिएक्टर के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए भी एक पोर्ट है, सैंपल पोर्ट होता है। फोम कंट्रोल सिस्टम, झाग ना बने उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक पोर्ट है, सिस्टम है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, हम अपनी मर्जी से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड द सैम्पलिंग पॉट। सैम्पलिंग पॉट है कि हम सबस्ट्रेट का एंट्री करवाएंगे बायोरिएक्टर के अंदर, इनपुट पोर्ट भी कहते हैं इसको। और एक इसमें होता है आउटपुट पोर्ट, जिसके अंदर जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है जब वो बन जाता है तो हम बायोरिएक्टर से बाहर निकाल के फर्दर के स्टेप्स उसके अंदर फर्दर स्टेप्स ऑपरेट आउट करते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का बायोरिएक्टर जो आपके सिलेबस में है स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये सारे स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर सारे कंपोनेंट सेम है, बस एक खासियत है इसके अंदर कि इसके अंदर जो एयर है इसको बबल्स की फॉर्म में डाला जाता है। एयर इज बबल्ड इनसाइड इट, एयर बबल्स की फॉर्म में डाली जाती है इसके अंदर, बस यही फीचर अलग है, बाकी सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर सेम है, सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर भी होते हैं। तो चलिए एक देखते हैं, पिक देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, और जो इसके डायग्राम्स हैं वो भी आ जाते हैं बेटा। 2 to 3 मार्क्स में डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आते हैं। ये देखिए स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर इस तरह का नजर में आता है, इसका डायग्राम भी जरूर लर्न करना है। कंपोनेंट्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, पीएच कंट्रोल यूनिट है, स्टीम है ताकि स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके, कोई हार्मफुल माइक्रोब इसके अंदर ना ग्रो हो सके, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम स्टीम को भी डायरेक्टली इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेसेस के लिए मोटर लगी हुई है, जिसे हमने कहा था कि एजिटेटर सिस्टम है। एजिटेटर सिस्टम मतलब कंटिन्यूसली ये जो है ये कंटिन्यूसली घूमता है, तो इसको घूमने में जो सहायता करता है वो है मोटर। मोटर को ऑन करेंगे ये घूमता रहेगा रेगुलरली। फोम ब्रेकर, फोम ब्रेकर मतलब फोम कंट्रोल सिस्टम, जो झाग बन जाएगी एक्स्ट्रा तो उसको रिमूव करने के लिए हम सेटिंग्स को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, कल्चर ब्रॉथ कितना सबस्ट्रेट डालना है वो हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका जो भी मैंने आपको बताया था स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, वो ये है। बाकी सारे फीचर्स इसके अंदर भी हैं, बस एक ही फर्क है इसमें कि इसके अंदर हम जो एयर है उसको बबल्स की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं। एयर के किस फॉर्म में एंट्री करेगी, बबल्स की फॉर्म में। ये दोनों ही डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो ये वाला डायग्राम है ये ज्यादा आता है, लेकिन आपने लर्न दोनों ही करने हैं, ये भी रिपीट में आया हुआ है लेकिन इससे ज्यादा ये रिपीट में आया हुआ है, तो दोनों ही डायग्राम्स आपको लर्न करने हैं।
लास्ट स्टेप है जो इस प्रोसेस का, वो है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, बायोरिएक्टर्स के अंदर हमने जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बना लिया, उसके नंबर को इंक्रीज कर लिया। अब जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हम चाहते हैं उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हम उससे कुछ मुनाफा कमाना चाहते हैं, अपने फायदे के लिए ही सारा प्रोसेस किया जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट बना है आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसकी सेल करना चाहते हैं। उस प्रोडक्ट को सेल करने से पहले, उसकी मार्केटिंग करने से पहले भी कुछ स्टेप्स आते हैं। वो सारे स्टेप्स को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। दोज स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड, ठीक है, बिफोर द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट आर नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। होता क्या है इसमें, सबसे पहले तो प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है बायोरिएक्टर से, मतलब प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है बायोरिएक्टर से। उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट को प्योर करते हैं, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में हमारे पास आ जाता है फिर हम इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स क्या करेंगे, ज्यादा टाइम पीरियड तक उसको सही हालत में रहे, उसको उस हालत में रहने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए हेल्पफुल है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज क्वालिटी टेस्टिंग एज वेल एज क्लिनिकल ट्रायल्स। क्वालिटी टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए था, कि क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वही है या उससे खराब है। अगर तो खराब है तो इसको निग्लेक्ट किया जाता है, सारे के सारे स्टेप्स को दोबारा से ऑपरेट आउट किया जाता है। अगर उसकी क्वालिटी ठीक है तो फिर इसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके प्रति एलर्जिक तो नहीं है, कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हेल्थ के ऊपर क्या इसके इफेक्ट्स हैं उनको जांचा जाता है थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर क्लिनिकल ट्रायल्स में सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर से अगेन सारे के सारे स्टेप्स दोबारा किए जाते हैं कुछ ऑल्टरेशंस के साथ। अगर क्लिनिकल ट्रायल्स में सक्सेसफुल हो जाता है फिर इस प्रोडक्ट की जाती है मार्केटिंग, मतलब इसको, इसका जो सेल का प्रोसेस है वो ऑपरेट आउट होता है, ठीक है बेटा। ये सारे आपके स्टेप्स थे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। पूरा वैसे अभी तक तो कभी नहीं आया, अगर आता भी है तो 5 मार्क्स में आता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। लेकिन जो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं वो 3 से 2 मार्क्स में जरूर रिपीट में आते हैं, मैंने आपको साथ साथ भी बताए थे। जैसे कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है तो 2 मार्क्स में आया हुआ है ये। बायोरिएक्टर 3 मार्क्स में आता है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ डायग्राम पूछते हैं इसका, ठीक है। ये जो मेथड्स हैं फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड, ये भी 2 to 3 मार्क्स में रिपीट हुए हैं। जो पीसीआर वाला है अगर उसके सिर्फ एंजाइम्स के बारे में पूछते हैं तो वो 2 मार्क्स में आता है, और अगर उसकी टेक्निक के बारे में पूछते हैं तो वो 3 मार्क्स में आता है। फिर आपके जो रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जो मैकेनिज्म मोड ऑफ एक्शन है वो 3 मार्क्स में आता है पूरा, ठीक है। जो डायग्राम है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा वो भी 3 मार्क्स में आता है। नेमिंग ऑफ नोमेनक्लेचर जो है रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम्स की वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी बार रिपीट हुई है, ठीक है बेटा। और जो आपका PBR 322 का डायग्राम है वो जरूर कर लेना आपने। एंड कैरेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है पर इन पे ज्यादा फोकस देना है आपने। चैप्टर नंबर 11 तक ही आएगा और मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छा पेपर देना है आपने, ताकि मेरा मन कुछ आपके रीसेंट यूटी से तो मेरा मन बहुत खराब हो गया। 2 चैप्टर थे वो भी बहुत ही गंदे दिए हैं आपने। एक आधा बच्चा जिसने 20 अबव है, हार्डली 4-5 गर्ल्स होंगी, कुछ लड़कियां फेल भी हुई हैं और कुछ की तो पिक्स ही अपलोडेड नहीं थी, उनको 0 दिया मैंने। फिर अगर उनको मैंने फीडबैक दिया है कि आपका 0 है, पिक नहीं है, तो बाद में भी उन लड़कियों ने कोई एफर्ट नहीं किया कि हाँ अगर वहां पे पिक नहीं तो हम दोबारा से सेंड कर दें, व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर पे हम पिक सेंड कर दें। नो, नथिंग। चलिए, आज भी आपका यूटी में आपको भी देखती हूँ आपके ज्यादा मेजोरिटी क्या आया है, टाइम पीरियड का टाइम स्केल कौन सा आपने चुना है, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ आपका ये भी। और यूटी 5th 6th चैप्टर का होगा आज टेस्ट। टाइम मैं अभी बताती हूँ आपको, विद इन हाफ एन आवर।
अब मेरे को आप ये बताइए, जितना आज पढ़ा है इसमें आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ लीजिए। और अपने बेटा अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं आपने मेरे को। अपने आप को पिन करेंगे फिर बेटा, आप जिसको पूछना क्वेश्चन अपने आप को पिन करके पूछेगा, सो दैट मेरे को पता चले कौन बच्चा पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिन योर सेल्फ, देन आस्क क्वेश्चन, आस्क अ डाउट वट एवर यू वांट। चलिए मैं आपसे आज के टॉपिक में से पूछ लेती हूँ, लेट्स सी कितना समझ में आया और कितना नहीं। हाँ जी। जो हम लाइगेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट का वेक्टर में, उसमें हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? Why we use same restriction endonuclease enzyme for the ligation process? वैशाली। Why we use same restriction endonuclease enzyme for the ligation of vector and desired gene? जो आपका फिफ्थ स्टेप था, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? निकिता। विभूति। हाँ जी। नोबडी। तो बेटा बहुत बुरे हाल है आपकी क्लास के। दो बार वैसे मैंने पहले भी रिपीट किया, स्टिल मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि सेम स्टिकी एंड्स बन पाए। सेम स्टिकी एंड्स बनेंगे तभी ये एक दूसरे से ज्वाइन हो पाएंगे, और इनको एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए हम डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं। ये था इसका आंसर, कि हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस का एंजाइम क्यों करते हैं, इस्तेमाल क्यों करते हैं, बिकॉज टू फॉर्म सेम स्टिकी एंड्स। इतना ही बताना था बस इसमें। अच्छा, हाउ कैन वी मेक द होस्ट कम्पिटेंट? कितने मेथड्स के थ्रू हम होस्ट को कम्पिटेंट बना सकते हैं? हाँ जी। हम्म। हम्म। वेरी गुड। नहीं नहीं बेटा, अभी जो आपने बोला वो केमिकल था। हाँ, अब आप फिजिकल बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स? वेरी गुड आशी। एनीवन एल्स? फिजिकल मेथड्स के बारे में, जीन गन के बारे में कौन बताएगा? जीन गन फेवरेट है एग्जामिनर का। माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, दीज आर टू फेवरेट टेक्निक्स इन द फिजिकल मेथड। हाँ जी। जीन गन क्या करते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ फिर आप मेरे को बताइए। लीजिए, जीन गन के बारे में बताइए। चलिए, क्या होता है जीन गन में, अब आपके सामने डायग्राम है,
आप मेरे को बताएंगे कि इसके अंदर, इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है। इस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस फिल होती है? उस गैस का नाम बता दो। नेम द गैस विच इज फिल्ड इनसाइड दिस सिलेंडर। यस, हीलियम गैस। और यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स हम डालते हैं? किस मेटल के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे? हाँ, पैलेडियम, गोल्ड। उन पार्टिकल्स के अराउंड हम किसकी कोटिंग करते हैं? किस चीज की कोटिंग की जाती है इन गोल्ड या पैलेडियम पार्टिकल्स के अराउंड? यस, आरडीएनए की। गुड। हाई वेलोसिटी से ये पार्टिकल्स होस्ट सेल के अंदर एंटर होते हैं और आरडीएनए ट्रांसफर हो जाता है होस्ट के अंदर। इतना ही बताना है, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए, बायोरिएक्टर्स की कैपेसिटी कितनी होती है? क्या कैपेसिटी है बायोरिएक्टर्स की? क्या रेंज है बेटा इनकी कैपेसिटी की? नहीं, वो तो कंपोनेंट्स है, कैपेसिटी कितने के करीब है इनमें? 100 to 1000 लीटर्स। कंपोनेंट्स क्या क्या है इनके? अभी आप बता रहे थे, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इनके अंदर? हम्म। हाँ, एजिटेटर सिस्टम है और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पॉट, ये इनके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है? हाँ जी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यस। ठीक है, ठीक है। तो आज हमें ज्यादातर आंसर्स दिए आशी और निकिता ने। बाकी सारे बच्चे म्यूट पे थे, वाई? अभी चलो मैं बाद में पूछूंगी, अभी आज का जो टेस्ट है उस पे आप फोकस कीजिए, फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर। ठीक है, तो मैं अभी आपको टाइम पीरियड बताती हूँ उसका क्या रहेगा। सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। ठीक है, चलिए।